नमस्कार दोस्तों, मैं इस पटल पर आपका स्वागत करता हूं और हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 चित्रकला का पहला अध्याय पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा। हम यहाँ पर समझेंगे कि पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा क्या है। न केवल परंपरा क्या है बल्कि हम ये भी देखेंगे कि पांडुलिपि चित्रों का निर्माण किस किस शैली में हुआ, किस प्रकार से हुआ, ऐसे कौन से पांडुलिपि चित्र है जो हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही आपको पता चल जाएगा पांडुलिपि चित्रण कला परंपरा क्या है। उसके पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी जो नए अध्याय आएंगे, जो पाठ आएंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, तो उसके नोटिफिकेशन आपको तभी प्राप्त होंगे। अब जो पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको ये समझना है कि 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड को चित्रसूत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाए चित्रसूत्र क्या है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक खंड है। कौन सा खंड है? तीसरा खंड है। इसकी रचना कब हुई है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण की या चित्रसूत्र की? दोनों में से पूछ रहे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना कब हुई? 5वीं सदी में। चित्रसूत्र की रचना कब हुई? 5वीं सदी में। यह हमको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा इसमें क्या है, तो आकृति बनाने की कला, मतलब जो चित्र बनाने की कला है उसके बारे में बताया गया है और इसे प्रतिमा लक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त चित्रकला का धर्मसूत्र के रूप में भी जानते हैं। अब यहाँ पर तकनीक, उपकरण, सामग्री, सतह, धारणा, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृति जो है, इसके बारे में यहाँ पर काफी सारी जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी तकनीक काम मिले, किस तरीके से चित्र बनाए, उपकरण क्या काम मिले, मतलब कि जो ब्रश ले या ऐसे सामान क्या काम मिले, इस बारे में, सामग्री के बारे में, सतह के बारे में, मतलब किस पे बनाए, कैनवास पे बनाया या कागज पे बनाया, कपड़े पे बनाया। इसके अलावा परिप्रेक्ष्य कैसा होना चाहिए, मतलब दूर की वस्तु कैसी होनी चाहिए, पास की वस्तु कैसी होनी चाहिए, आदमी का आकार कैसा होना चाहिए, राक्षस का आकार कैसा होना चाहिए, बालक का आकार कैसा होना चाहिए, औरत का आकार कैसा होना चाहिए, लड़की का आकार कैसा होना चाहिए, राक्षसी का आकार कैसा होना चाहिए, जैसी जो बहुत सारी बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो दिया हुआ है, रूप भेद, प्रमाण, अनुपात, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग, असल में यह भारतीय चित्रकला की षडंग है। इसका उल्लेख भी भारतीय कला में देखने को मिलता है। तो ये जो पांडुलिपि का प्रश्न आए, तो पांडुलिपि वाले में, जो पांडुलिपि के बारे में तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन जो जान रहे हैं कि चित्रसूत्र क्या है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरा अध्याय है या तीसरा खंड है। प्रश्न आ जाए चित्रसूत्र की रचना कब हुई? 5वीं सदी में हुई। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना कब हुई? 5वीं सदी में हुई। चित्रकला का धर्मसूत्र की उपाधि किसे दी गई है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण को दी गई है। प्रतिमा लक्षण किसे कहते हैं? तो चित्रसूत्र को कहते हैं। चित्रसूत्र क्या? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरा खंड। काफी प्रश्न यहाँ पर हल हो गए हैं, आपको याद हो गए हैं, मैं जानता हूँ। अगला प्रश्न आगे थोड़ा सा देखेंगे इसमें। तो मध्यकाल की चित्रकला को उनके विस्तृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकारी के नाम से जानते हैं। लघु चित्र, छोटे आकार के चित्र, ऐसे चित्र जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं, ऐसे चित्र जो आराम से हाथों में लेके अवलोकन किया जा सकता है, ऐसे चित्र जिससे दीवार को सजाया जा सकता है। लेकिन ये चित्र दीवारों पर सजाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वैसे दीवारों पर सजाए गए, ये अलग बात है। इसके अलावा ये चित्र कहीं पे भी सहेजे जा सकते थे। तब ये चित्र, जब लघु चित्र, छोटे आकार के चित्र बनाए गए हैं, तो एक बात और देखने को मिलती है कि ये चित्र है वो कागज, कपड़े, ताड़पत्र आदि पर भी बनाए गए हैं। जब इस पर बनाए गए हैं तो ऐसे हैं जो एक जैसे आकार के हैं। जब एक जैसे आकार के चित्रों का निर्माण किया गया है, तो ऐसे में इन सभी चित्रों को पांडुलिपि के रूप में रखा गया है। ताड़पत्र और कागज की पांडुलिपि, जो कि आपस में, पत्ते या ताड़पत्र की जो पांडुलिपि है उसमें आपस में एक दूसरे को एक साथ रखा गया है क्रम से, और इसको कपड़े या गठरी में बांध कर रखा गया है। तो यहाँ पर देवी रखा है, महाकाव्यों के काव्य छंदों और विभिन्न विहित साहित्य, संगीत ग्रंथों, पांडुलिपियों का चित्रण किया गया है। चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से आयताकार वितरणों में लिखा जाता था। कभी कभी विषय वस्तु को लेख चित्र के मुख्य पृष्ठ पर न लिखकर पीछे की तरफ लिखा जाता था, मतलब कि यहाँ पर चित्र के साथ जानकारी लिखी जाती थी या जहां पर चित्र बना है उसके पीछे जानकारी लिखी जाती थी। इस तरीके का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है।
पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्थित रूप से विषय अनुसार विभिन्न भागों में रचित किया गया था, जिसको इन पत्तों को या ताड़पत्र को या चित्रों को वापिस से एक फोलियो फोलियो जो साथ में होता था और उसमें एक लाइन से क्रम से रखकर आपस में बांध कर दिया जाता था और या फिर कपड़े के टुकड़े या पोटली या गठरी में एक साथ रखा जाता था, जिससे पूरा ग्रंथ एक जगह पे होता था। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ऐसे में क्या है, तो रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला जैसे जो है ऐसी पांडुलिपियां जो यहाँ पे चित्र दिख रहा है, देखो इस तरीके के कागज से बने हुए होती है। हम आसपास अपने अड़ोस पड़ोस में, मंदिरों में या अन्य जगहों पर देख सकते हैं। तो ये है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आता है वह है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध कहां से है? तो मेवाड़ से है। किसने बनाया? कमल चंद्र ने बनाया। किसके समय बनाया? विजय सिंह के समय बनाया। तो ये जो चित्र है 1260 ईस्वी में कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किया है, जो वर्तमान में बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है। हमको याद रखना है, प्रश्न आए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न जब आएगा तो ऐसे में हमको ये ध्यान रखना है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसका संबंध मेवाड़ से है, वर्तमान में बोस्टन संग्रहालय में है और किसने बनाया है? तो कमल चंद्र। कमल चंद्र नाम याद रखना है, कमल चंद्र ने बनाया है। ये हम आराम से याद रख सकते हैं, ऐसी बात है। आगे हम थोड़ा सा यदि और देखते हैं तो ऐसे में अब ऐसा क्या है जो देखने में मिलता है? तो संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ फोलियो पुष्पिका पृष्ठ कोलोफोन कहलाता है, जिसमें संरक्षक का नाम होता था, जानकारी होती थी, कलाकार या लेखक का नाम होता था, तिथि होती थी और संग्रह बनाने का कार्य आदि की जानकारी यहाँ पर होती थी। इस प्रकार का सारा विवरण, मतलब कि जो ग्रंथ की रचना की गई है वह किसने की, उसमें लिखा किसने, चित्र किसने बनाया, उसको बनाने के लिए किसने कहा, मतलब किसी राजा ने कहा, किसी सेठ ने कहा या किसने कहा, ये सारी जानकारी इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, कवर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे पुस्तक पे कवर होता है दोस्तों, जैसे पुस्तक पे कवर होता है वैसे ही वैसे इस पर भी जो कवर होता था फोलियो होता था, वह समय के साथ नष्ट हो गया है। क्यों? जैसे पुस्तक भी पुरानी हो जाती है तो ऊपर का कवर, ऊपर के पत्ते हट जाते हैं, ऐसे इससे भी हट चुके हैं। तो ऐसे में फिर भी यह अवशेष आज भी मिल जाते हैं। बहुत सारे क्या हुआ, तो आग में नष्ट हो गए, नमी में नष्ट हो गए, दीमक लग गई या अन्य तरीके की जो दिक्कतें आ गई उसमें नष्ट हो गए, तो ऐसे भी नष्ट हो गए हैं। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसको बनाने का उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कोई तीर्थ यात्री है, भिक्षु है, साहसिक खोज करता है, व्यापारी है, कथावाचक है, वो जगह जगह जाते थे तो अपने साथ ले जाते थे। जैसे राजा है अपनी बेटी का विवाह करता था, या जो अमीर लोग हैं वो अपनी बेटी का विवाह करते थे तो उनके साथ उसको साथ में पुस्तक या यूं कहें कि पांडुलिपि गिफ्ट में देते थे, उपहार में देते थे। तो ये भी एक कारण है। ऐसे न ऐसे अब हम बूंदी के राजा के पास देखें तो बूंदी के राजा की जब बात करते हैं तो बूंदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्रों का संग्रह प्राप्त होता है। तो मेवाड़ के जो राजा है उसके पास बूंदी के चित्रों का संग्रह है। तो ये आदान प्रदान जो यहाँ पर हुआ है वह आदान प्रदान किस आधार पे हुआ है? वह इसी आधार पे हुआ जब आपसी संबंध हुए या राजा महाराजा आपस में मिले, तब आपस में एक दूसरे की कृतियों को आदान प्रदान किया गया। यही से कला एक जगह से दूसरी जगह पे विस्तार भी होता है। अब हम यहाँ पर जब देखें तो ऐसे में ये बहुत सारी संग्रहालय में या व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के पास पड़े हुए देखने को मिलते हैं, और जब देखने को मिलते हैं तो ऐसे में निश्चय ही हम उनसे जानकारी भी प्राप्त करते हैं। अब यह पांडुलिपि जो है मूलतः दो क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कौन से में? तो जब हम पांडुलिपि की बात कर रहे हैं तो ऐसे में वह जो दिन दो भागों में देखने को मिलती है। पहला तो है पश्चिम और दूसरा है पूर्व।
अब ये पश्चिम और पूर्व दो जगह पे देखने को मिलती है, तो अब पश्चिम और पूर्व में देखने को मिलती है तो समझ में आ रहा है, लेकिन पश्चिम मतलब क्या? तो पश्चिम मतलब जैन या अपभ्रंश। जैन या अपभ्रंश जो है वो हो जाएगा, और ये श आएगा षटकोण, नहीं शलजम वाला श आएगा, जैन या अपभ्रंश। तो पूर्व में हो जाएगा पाल शैली। जो पाल शैली है उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर दो शैलियों की बात कर रहा हूं मैं, जिसके बारे में हम इस लघु चित्र शैली पाठ में पढ़ रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है तो इसको अपन ऐसा करते हैं, क्या आपको ये दिख रहे हैं? निश्चय ही मुझे पता है आपको ये शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही है। हम यहाँ पर वापिस से देख सकते हैं, यहाँ जो दो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र? पहला तो है पश्चिम शैली। पश्चिम शैली मतलब क्या? पश्चिम शैली पश्चिम शैली, और दूसरा है पूर्व शैली। मैंने ऊपर पहले भी कहा था, पहले भी लिखा था, आपको स्पष्ट नहीं दिख पाया था इसलिए फिर से लिखा पश्चिम शैली, जिसके अंतर्गत आता है जैन, अपभ्रंश और गुजराती। जैन, अपभ्रंश या गुजराती जो होती है वह आ जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा जो है ये गुजरती की जगह गुजराती आएगा, और दूसरा जो है वह है पाल शैली। पाल शैली। तो ऐसे में हमको ये दोनों ही ध्यान रखने हैं। यदि इनको ध्यान रखेंगे तब ही हमारा काम होगा, वरना हमारा काम यहाँ पर नहीं होगा। कौन कौन से? पश्चिम शैली, जिसे जैन शैली या अपभ्रंश शैली के तौर पे देखते हैं। दूसरा है पाल शैली, वो पश्चिमी जैन, अपभ्रंश गुजराती शैली, पूर्व की पाल शैली। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं आपको याद हो जाए। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं का मतलब क्या? तो आगे देखते हैं का मतलब, अब ऐसे में जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो ऐसे में क्या बात कर रहे हैं? तो हम ऐसे में अब यहाँ पर जो बात करेंगे पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली के बारे में, जो कि आपके यहाँ पर पहले आया है, जिसमें जैन शैली, अपभ्रंश शैली या गुजराती शैली की बात कर रहे हैं। पश्चिमी से स्पष्ट सीधे ही है। भारत के पश्चिम में फली फूली शैली को पश्चिमी शैली के तौर पर जाना जाता है। अब भारत के पश्चिम में फैली है, मतलब इसका अर्थ क्या? यदि हम जब भारत के पश्चिम में देखते हैं तो ऐसे में कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, गुजरात जैसे जो राज्य आते हैं उन्हीं से इसका संबंध है। जब भी हम पश्चिम की बात कर रहे हैं तो ऐसे में जिन राज्यों की बात कर रहे हैं, राजस्थान, गुजरात और ये सारे राज्य, कहीं ना कहीं इनसे हमारा संबंध हो जाएगा। और इन राज्यों की जब बात करेंगे तो इन राज्यों की बात जब कर रहे हैं और यहाँ पर निर्मित चित्रों की बात हम कर रहे हैं, यह जो निर्मित चित्र है या जो राज्य है उनकी शैलियां है और उसमें निर्मित चित्र है, कब के? तो एक निर्धारित समय यहाँ पर आ जाएगा, उस समय के चित्र वो यहाँ पर आएंगे। अब ऐसे में यहाँ पर यदि हम देखें
तो ऐसे चित्र या ऐसे पांडुलिपि आ गई जो गुजरात राजस्थान में पनपी है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए ले रहा हूं, आप इस चीज को समझ जाए। अब ऐसे में गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग, गुजरात में बंदरगाह भी थे, इसीलिए यहाँ व्यापारिक मार्ग भी थे, क्योंकि जल मार्ग जो है उसके लिए बंदरगाह महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके कारण भी यहाँ पर कला का निर्माण हुआ है। इसके अलावा जैन समुदाय जो कि व्यापारिक वर्ग है, सक्षम वर्ग है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उन्होंने भी इस शैली को संरक्षित किया है, चित्रों को बनवाया है। और ऐसे में इस कारण से इसको जैन चित्रकला के नाम से जानते हैं। पश्चिमी भारतीय शैली का यह भाग जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैन धर्म का विशेष योगदान है। यहाँ पर क्या कारण है? शास्त्र दान, शास्त्रों को निर्माण करके और दान करना, इसके अलावा पांडुलिपि बनाना और जिसको मठों में इकट्ठा करना, जिसे भंडार कहा जाता है। तो ऐसे कारणों से भी यहाँ पर शास्त्रों का निर्माण देखने को मिलता है। दान करना जैन धर्म में एक विशेष परंपरा है। अब ऐसे में यहाँ पर एक कल्पसूत्र जो कि जैन शैली से संबंधित है या जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें महावीर का जन्म चित्र संग्रहित देखने को मिलता है। यह चित्र 15वीं सदी में जैन भंडार राजस्थान में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये चित्र दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कल्पसूत्र के संबंध में देखें तो कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का जन्म से लेकर निर्वाण तक का उल्लेख किया गया है। और न केवल इन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, बल्कि इसके अलावा जीवन की 5 प्रमुख घटनाएं, गर्भ, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान या ज्ञान प्राप्ति या प्रथम उपदेश, और उसके अलावा निर्वाण, महानिर्वाण या मोक्ष जिसे कहते हैं, इन सभी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। यहाँ पर एक चित्र और जो कल्पसूत्र से संबंधित है, जो गर्भाधान से संबंधित है और त्रिशला से संबंधित है, महावीर की मां से संबंधित है, जिन्होंने अपने सपने में विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनको देखा और स्वप्न देखे। तो ये जो है उसका चित्रण भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम कहते हैं तो कालकाचार्य कथा और संग्रहणी सूत्री, कालकाचार्य कथा और संग्रहणी सूत्री 2 ग्रंथ हैं, जिनका संबंध भी कहीं न कहीं जैन धर्म से है। अब कालकाचार्य कथा क्या है? तो आचार्य कालका की कहानी है, जिसने दुष्ट राजा से अर्थात की साध्वी की रक्षा की, और इसके अलावा जब रक्षा की तो वह अपनी लापता बहन का पता लगाने के लिए भूमि का परिमार्जन कर रहे हैं, जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्य राजाओं के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं और दुष्ट राजा से युद्ध हुआ जैसी जो घटनाएं हैं उसका वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहीं उत्तराध्यायन सूत्र है, उसका संबंध महावीर भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो कि विभिन्न भिक्षुओं के आचार संहिता से संबंधित है, उनका यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। और एक और है संग्रहणी सूत्र, जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। यह 12वीं सदी में रचित ग्रंथ है। जैनियों ने इस ग्रंथ की बहुत सारी प्रतियां बनवाई है और ऐसी प्रतियां बहुत अधिक है, जिसमें अनेक प्रकार के चित्र मिलते हैं, या तो किसी में कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, लेकिन चित्र बने हैं। हमने अपने बहुत सारे चित्र ऊपर नीचे देखे हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट पृष्ठपोथी या चित्र को लेखन या चित्रण के लिए वर्गों में विभाजित किया जाता था। पांडुलिपि या पोथी चित्र के पृष्ठों को एक साथ जोड़ने के लिए ऊपर और नीचे पटलिस नामक लकड़ी के आवरण का प्रयोग करते थे और जोड़ने के लिए एक छोटा सा छेद बनाते थे, जिसमें उसे एक डोरी से बांध देते थे ताकि वह संरक्षित रहे। तो इसकी जो बात आ रही है वो ये रही। देखो यहाँ पर इन्होंने बीच में छेद कर रखा है, नीचे यहाँ पर लकड़ी का पटिया दिख रहा है, इधर भी लकड़ी का पटिया दिख रहा है, और इस प्रकार की पुस्तक का निर्माण जैन शैली में, अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। इसके अलावा कालकाचार्य कथा जो कह रहा था उसका भी यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। आचार्य कालका जो है वह साध्वी की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर इस चित्र में देखने को मिलती है, जो यह चित्र दिया गया है।
इसके अलावा यदि हम आगे देखें तो 14वीं सदी में कागज आने के पहले प्रारंभिक जैन चित्रकला परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। ताड़ के पत्तों पर चित्रण हुआ है, एक बात और पता चली। और ऐसे में ये पांडुलिपि ताड़ के पत्तों पर बनाई गई है। 11वीं सदी के चित्र भी यहाँ पर पश्चिमी भाग में प्राप्त होते हैं। जैसी बात जो ऊपर से लगातार चली आ रही है उसको बार बार ध्यान रखना है। और अब क्या, ताड़ के पत्तों को चित्रण से पहले तैयार किया जाता था और इस पर सुलेख उपकरण के उपयोग से पत्तियों पर लेखन का कार्य कुशलता से किया जाता था। अब यहाँ पर देखो आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ भी है, तो इसमें सुलेख लिख दिया गया है। उसके अलावा इसमें विभिन्न चित्र बनाए गए हैं। ग्रह और उनके बीच की दूरी, संग्रहणी सूत्र 17वीं शताब्दी में एनसी मेहता अहमदाबाद के जो संग्रह है उसमें संग्रहित है। यह 17वीं शताब्दी में बना हुआ है जिसका नाम है संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि ब्रह्मांड से संबंधित रचना का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर विभिन्न ग्रह दिख रहे हैं, सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तो इसका नाम है ग्रंथ का संग्रहणी सूत्र। आप मैं जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ साथ में नोट करते जाए, लिखते जाए, तो आपको समझ में भी आता जाएगा और निश्चय ही आपको ये पाठ आसान लगेगा। इसके अलावा ताड़ के पत्तों पर जब चित्र बने हैं तो ये ध्यान रखना है कि छोटे आकार के हैं, इसीलिए इन्हें हम लघु चित्र कह रहे हैं। आरंभ में चित्र पटलिस तक ही सीमित था, जहां देवी देवताओं की आकृतियां और जैन आचार्यों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्रण चमकदार रंगों से किया जाता था। पटलिस मतलब कि जो ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, उस पे पहले चित्र बनते थे, फिर अंदर धीरे धीरे पूरी अंदर पत्तों पर भी चित्र बनने लगे। इस प्रकार का वर्णन देखने को मिलता है। अब जब इन चित्रों की बात करते हैं तो एक विशेष बात, यदि पूछा जाए कि पश्चिमी भारतीय शैली, जैन शैली या अपभ्रंश शैली की क्या विशेषता है, तो चमकीले रंग से चित्र बने हैं, पतली लहरदार रेखाओं का उपयोग किया गया है, 3 आयाम मिलते हैं, मतलब कि 2 आंख होती है आमतौर पर, यहाँ पर 3 आंख भी बनाई गई है। यहाँ पर जो विविध चित्रों में देखने को मिलेगा, और आंखें पूरी बनाई गई है, भले ही चित्रों को साइड से बनाया तब भी आंख पूरी बनाई गई है। चित्र में वास्तु से संबंधित बात जो देखें तो हम अब यहाँ पर अभी तक तो पश्चिम की बात कर रहे थे, लेकिन गुजरात का मांडू, जोधपुर, पाटन जो है, जहां पर मुस्लिम प्रभाव भी है, सल्तनत कालीन गुंबद और नुकीले मेहराब की जो बात आती है वह भी देखने को मिलती है। इसके अलावा कपड़े के चंदवा, शामियाने, पर्दों, मेज, कुर्सी, वेशभूषा आदि का उपयोग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। भूदृश्य या प्रकृति दृश्य के स्वरूप या का चित्रण विस्तृत रूप में न होकर मात्र सांकेतिक है, जैसे बादल बनाए तो रेखाओं के द्वारा बनाए गए, पहाड़ बनाए गए तो इस तरीके से बनाए गए, ऐसा। इसके अलावा 1350 से 1450 100 वर्षों का जो समय है वह जैन चित्रकला के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 1300 से 1450 जैन कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। हमें याद रखना है, प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो जैन शैली का जो महत्वपूर्ण समय काल है वह कौन सा है। तो ऐसे में जो यहाँ का समय काल है वह है लगभग 1350 से 1450 का काल। याद रखना है अच्छे से, 1350 से 1450 के आसपास का काल जो है वह जैन चित्रकला का सबसे रचनात्मक काल है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए जैन चित्रकला का सबसे रचनात्मक काल कौन सा काल माना जाता है, 1350 से 1450 के मध्य का। कितने वर्ष का समय है, तो लगभग 100 वर्षों का समय है। तो हमको याद रखना है ये 100 वर्षों का समय है। तो ये जो प्रमुख बातें हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अब आगे यदि हम देखें तो यहाँ पर न केवल इनका चित्रण देवी देवताओं के साथ में, फिर भी भले ही हम कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप में या सांकेतिक रूप में हुआ है, लेकिन भूदृश्य या प्रकृति का चित्रण हुआ है, मानव आकृतियां भी बनाई गई है, संगीतकार बनाए गए हैं, जैसे चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कल्पसूत्र का एक चित्र दिया गया है। कल्पसूत्र जो ग्रंथ है उसका एक चित्र दिया गया है जिसको आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसे देख पा रहे हैं। और यह चित्र कल्पसूत्र का है। जैसा कि पहले कहा था, कल्पसूत्र में जैन धर्म का उल्लेख है।
और उसके अलावा उससे संबंधित घटनाओं का उल्लेख है। तो यह जो चित्र है वह इसमें एक चित्र जो है इंद्र द्वारा देवसान पाड़ु की स्तुति, यह कल्पसूत्र का चित्र है, वर्तमान में बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है और गुजरात से संबंधित है या गुजरात में इसका चित्रण हुआ है और 15वीं सदी में हुआ है, 1475 में हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाता है कि सोने के रंगों का और लाजवर्द का प्रचुर प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको धनी लोगों ने बनाया है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त तीर्थपट, मंडल, गैर धार्मिक कहानी भी जैन समुदाय द्वारा चित्रित करवाई गई है। जैन चित्रों के अतिरिक्त इसका निर्माण अन्य धनी व्यापारियों द्वारा भी कराया गया है और ऐसे में अन्य विषय भी यहाँ पर चित्रित हुए हैं, वह देखने में आता है। जैसे महापुराण, चोर पंचाशिका, महाभारत, इसके अलावा महाभारत का अरण्यक पर्व के अलावा भागवत पुराण, गीत गोविंद और अन्य चित्र भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अभी तक हम बात कर रहे थे पश्चिम भारतीय शैली में जैन ही बने हैं, तो अब हमको थोड़ा सा इस बात को भी समझना है कि भारतीय शैली, पश्चिम भारतीय शैली में जैन के अलावा हिंदू से भी संबंधित चित्र बने हैं। अब यहाँ पर एक चोर पंचाशिका जो कि विल्हण द्वारा रचित ग्रंथ है, जो इसका चित्रण गुजरात में हुआ है 15वीं सदी में, जो कि एनसी मेहता संग्रह अहमदाबाद के पास संग्रहित है। यह चित्र यहाँ पर अपन देख सकते हैं और देख भी सकते हैं कि चित्र कितने बढ़िया बने हैं, उस समय में कितना अच्छा चित्रण हुआ है, कितने बारीकी से चित्र बने हैं। ये पांडुलिपि का चित्र है ये भी, तो हम पांडुलिपि परंपरा ही पढ़ रहे हैं और उसी से संबंधित चित्रों को यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पर मानव भी बने हैं, तो मानव का जो निर्माण हुआ है वह न केवल सामान्य तौर पर बल्कि पारदर्शी वस्त्र, मतलब कि वस्त्र बहुत उन्नत बने हैं। इसके अतिरिक्त गुब्बारे की तरह ओढ़नी, मतलब कि खुली हुई ओढ़नी जो कहते हैं, वह नायिका के सिर पे देखने को मिलती है। कड़े पहने हुए हैं, नुकीले किनारे बनाए गए हैं, तो ये भी हैं कड़े और नुकीले किनारे, मतलब कि यहाँ पर जो किनारे हैं ये देख सकते हो यहाँ पर कपड़ों के, ये भी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा रेखाएं बारीक हैं, क्षितिज, वनस्पति, जीव आदि सभी का अंकन भी देखने, क्षितिज मतलब आसमान, वनस्पति और जीव आदि का चित्रण भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और ये लगभग 17वीं शताब्दी, जो कि आरंभिक राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला को इसी ने प्रभावित किया। मेवाड़ शैली पर जैन शैली या अपभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम आगे राजस्थानी शैली पढ़ेंगे तब हम इस चीज को समझेंगे। अब थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं तो उत्तर पूर्व और पश्चिम के कई क्षेत्रों पर 12वीं शताब्दी के अंत में एशिया के सल्तनत राजवंशों के शासन आने के बाद फारस, तुर्क और अफगान के प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि गुंबद और इसका प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ पे मीठाराम रचित भागवत पुराण 16वीं सदी की है, पर यहाँ जो फारसी प्रभाव है, फारसी प्रभाव मतलब कि देखो यहाँ पर अभी तक ऊपर जो चित्र देखे उनका रंग देखो, आकृतियां देखो और भवन कैसे बने हुए वो देखो, तो ये है। लेकिन यहाँ आते ही बिल्डिंग जो है उनका तरीका बदल गया है, आकृतियां बदल गई है, कलर बदल गए हैं, रंग बदल गए हैं। तो ऐसे में यह निमतनामा एक पाक शास्त्रीय ग्रंथ है, खाना बनाने से संबंधित ग्रंथ है, जो वर्तमान में ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। 16वीं सदी का ग्रंथ है और इस प्रकार का चित्रण यहाँ पर हुआ है। पहले हमने देखा पश्चिम भारतीय शैली के अंतर्गत जैन शैली या गुजरात शैली और जैन धर्म से संबंधित चित्र, हिंदू धर्म से संबंधित चित्र, लेकिन यहाँ पर फारसी प्रभाव आने लग गया। जो हम कहते हैं विदेशी मुस्लिम शासक आए, सल्तनत वंश के शासक आए, सुल्तान आए, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में रंग भी नए काम में लिए गए हैं और ऐसे में यहाँ पर कलर जो है वो चमकदार तो है लेकिन पहले की कला जैसे नहीं है, अलग तरीके के हैं। इसमें भी भारतीय कला का प्रभाव तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर देखो फारसी भाषा में लिखा गया है, तो ये सारा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा शरीर, रंग आदि भी प्रभाव अलग तरीके का आ गया है। अब ये जो चित्र है निमतनामा, इसका निर्माण नसीर शाह खिलजी के शासनकाल में हुआ है, 16वीं सदी के आरंभ में, 1500 से 1510 में। निमतनामा का अर्थ होता है पकवानों की किताब। पकवान मतलब जो हम खाते हैं, रेसिपी, अलग अलग व्यंजन,
जैसे रोटी, गुलाब जामुन, तो ये पकवान होते हैं। तो पकवानों से संबंधित किताब, व्यंजनों की पुस्तक, और इसके एक खंड में शिकार का भी उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा दवा निर्माण, सुंदरता के लिए जो जो साधन होते हैं उनका निर्माण, आदि सभी का निर्माण भी किया गया है और इससे संबंधित बातों को दिया गया है। अब इसके अलावा कहानी और अन्य चीजें भी सूफी धर्म से संबंधित भी जो देखने को मिलती है, सूफी विचारों से संबंधित, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यह तो था जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्र, लेकिन यहाँ पर केवल जैन और हिंदू से संबंधित चित्र नहीं बने, बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र भी बने हैं। और उसको हम यहाँ पर देखते हैं पाल शैली के अंदर। यहाँ पर जो लिखा है पाल शैली, पाल शैली के अंतर्गत इस प्रकार के चित्र बने हैं। किस प्रकार के चित्र बने हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं। तो कैसे चित्र बने हैं उसको हम अब आगे देखते हैं। जैन साहित्य और चित्रकला की बात की, पूर्वी भारत में पाल शासकों ने चित्रण कार्य करवाया। पूर्वी भारत में, हमने पहले पश्चिम भारत देखा, अब पूर्वी भारत देख रहे हैं। ऐसे में सचित्र पांडुलिपि बनी है, मतलब ऐसी पांडुलिपि जिसमें लिखा तो गया है साथ में चित्र है, ऐसे जैन शैली में बने हैं, अपभ्रंश में बने हैं, तो यहाँ पर भी बने हैं। अब इसका समय काल क्या? तो 750 से 12वीं सदी, मतलब 750 से 12वीं सदी, मतलब कितना हो गया? लगभग 450 साल। और ऐसे में यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था। और यहाँ पर वज्रयान बौद्ध देवी देवताओं के ताड़पत्र पर चित्र देखने को मिलते हैं और बहुत सारी पांडुलिपियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कांस्य की मूर्ति की ढलाई का भी काम यहाँ पर किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो चैत्य और विहार हमने पहले देखे थे, तो वह चैत्य विहार जो है उससे संबंधित यहाँ पर महाविहार, मतलब कि विश्वविद्यालय है। और उन्हीं विश्वविद्यालयों में कांस्य और सचित्र पांडुलिपि के नमूने जो थे वह देखने को मिलते हैं। और ऐसे में पाल कला के जो केंद्र है, यदि हम जैन शैली के केंद्र कहते हैं, पश्चिम भारत के केंद्र कहते हैं, तो राजस्थान, गुजरात आदि को कह रहे थे। तो अब यहाँ पर नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा आदि है, वह पाल शैली के केंद्र है। अब दोनों में अंतर क्या? जैन चित्रकला में कोणीय रेखाओं का प्रयोग हुआ था, तो यहाँ पर लयात्मक और प्रवाहमान हल्की रंगरेज योजना है जो उसका प्रयोग देखने को मिलता है। अजंता में जैसी मूर्ति कला है या जैसी रेखाएं हैं, जैसे चित्र हैं, वह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित जो है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, जो कि बोधलेन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है, जिसमें 8000 पंक्तियों में लिखी गई ताड़पत्र पर पाल समय की पांडुलिपि मिलती है। पांडुलिपि हम पहले देख चुके हैं, पांडुलिपि क्या है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में भी हुआ है। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो बात है, तो ऐसे में रामपाल जो है, पाल शैली के राजा है रामपाल, उनके समय में 11वीं सदी में उत्कृष्ट चित्रण देखने को मिलता है। बेहतर और खूबसूरत चित्र बने हैं, जिसके 6 पृष्ठ है और दोनों ओर लकड़ी का आवरण है, मतलब कि कवर है लकड़ी का, जो कि बीच में जितने चित्र बने हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। और इन पेपर को आगे पीछे वो पट्टियां लगाकर, लकड़ी का आवरण लगाकर और फीते से बांध दिया जाता था, जिससे कि यह सुरक्षित रहे। इसके बाद जब मुस्लिम आए तो पाल वंश कमजोर होता गया और बाद में पाल कला का अंत हो गया। मतलब हमने यहाँ पर पढ़ा जो कला का मूल बात पढ़ी, जैन शैली और पाल शैली। जैन शैली कहे या पश्चिम भारतीय शैली कहे, पश्चिम भारतीय शैली और पूर्वी शैली। पश्चिम भारतीय शैली में जैन, अपभ्रंश और सल्तनत से संबंधित जो शैली आती है वह आती है। तो पाल शैली के पाल शैली जो है वह पूर्वी शैली के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर केंद्रों की बात करते हैं तो पश्चिमी शैली के केंद्र जो है वो पश्चिमी भारत है, मतलब कि जैसे राजस्थान, गुजरात आदि है। तो पूर्वी शैली के अंतर्गत जो केंद्र आते हैं वह है नेपाल, श्रीलंका, और इसके अलावा जैसे कुछ और अन्य राज्य कहे या देश कहे, जैसे श्रीलंका और बर्मा, तिब्बत, तो ये आते हैं और जावा आते हैं। तो ये हमें याद रखना है। ये था आपका पहला पार्ट, बहुत आसान सा पार्ट। इसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे, देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे हम इस पार्ट को उत्तर
परीक्षा में। आप सभी ने सुना, धन्यवाद। आपको पसंद आया होगा, आप निश्चय ही इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके अलावा सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकें।